हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी एजुकेटर सिमरन। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी मेरा फेस देखे हैं, मुझे जानते हैं, बट कुछ नए बच्चे भी होंगे जो हमें नहीं जानते, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। माय नेम इज सिमरन। हम आपके एजुकेटर हैं जिसमें आपको कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट हैं, बीकॉम जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। आज का जो लेक्चर लाया गया है वो इसलिए लाया गया है क्योंकि आपको पता है कि आपका सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आपने एग्जाम दे लिया है। तो अब बिना देरी किए, रिजल्ट का वेट तो हम देखेंगे, रिजल्ट तो आता रहेगा, लेकिन बिना देरी किए हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी है अपने थर्ड सेमेस्टर की। क्यों मैम, क्यों इतनी जल्दी तैयारी शुरू करनी है? हमें हमें क्या रेस्ट नहीं मिलेगा? हमें क्या आराम नहीं मिलेगा? तो आराम लेना क्यों है? क्योंकि नहीं लेना पड़ेगा आपको आराम। दैट इज रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आपके सेकेंड सेमेस्टर में एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, लेकिन अब यहाँ पर आपका थर्ड सेमेस्टर जो होने वाला है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का होने वाला है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी पड़ेगी। तो डिटेल में आपको पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको डिटेल में समझ के उनका मीनिंग सब कुछ देखते हुए किस तरीके से आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा। कंटेंट तो कंटेंट पहले तो पता होना चाहिए कि क्या है, मीनिंग क्या है, फिर तो आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो इसके लिए आपको तैयारी भी शुरू से शुरू करनी है, स्टार्टिंग शुरू करनी है, अभी से शुरू कर देनी है। तो बिना देरी किए हम यहाँ सिलेबस देख लेते हैं अपना कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिंपली क्या होता है, हर सेमेस्टर में कोई ना कोई अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता ही होता है। इस सेमेस्टर में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका यहाँ पर है। और सिंपली अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, शेयर इशू कैसे होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है, डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे होता है, कैसे इशू किया जाता है, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन नंबर, इन सारे चीज़ों को डिटेल में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ते हो। एमालगमेशन कैसे होता है, कंपनी मर्ज कैसे होती है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपको अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। दूसरा आता है आपके थर्ड सेमेस्टर में, वो है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। दैट इज, अब यहाँ पर चीजें, दोनों जो सब्जेक्ट है वो आपके क्या है, थ्योरी न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, कंसेप्ट भी है और न्यूमेरिकल भी है। कंसेप्ट तो बिल्ड होना ही पड़ेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव रहता था तो थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर करके आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करा के एक दो क्वेश्चन की जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं तो उससे एमसीक्यू सॉल्व हो जाता था। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको बकायदा सॉल्विंग करके दिखाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज क्या है वो सब याद करने पड़ेंगे इसमें भी, और इसमें जितने भी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को, मेथड्स को याद करने पड़ेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मेथड भी आपका एक न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दोनों ही मिक्स कहूंगी। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, मीन निकालना, मीडियन निकालना, डिस्पर्जन निकालना, स्क्यूनेस निकालना, रिग्रेशन निकालना, कोरिलेशन निकालना, ये सारे कैसे, कौन कौन से मेथड्स हैं, जो टूल्स हैं आपको हेल्प करते हैं, सारे मेथड्स जो भी क्वांटिटेटिव आपके वो वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, उनको कैलकुलेट करके रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको उसमें हेल्प करता है। ठीक, ये दो टॉपिक आपका है, दो सब्जेक्ट आपने देख लिया। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जो कि आपके इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट को लेकर है। तो अब तीन इंपॉर्टेंट देखा जाए ना, ये भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और ये भी आपका न्यूमेरिकल इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ लॉ भी लिखा है तो कानून भी पढ़ना है आपको, और यहाँ अकाउंट्स भी लिखा है, दैट मीन्स अकाउंटिंग भी करना है। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होता है, इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करना होता है, कितने टाइप के अलायंस होते हैं, उन सारे को ऐड करके एक हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स कैसे निकल रहा है, एक सैलरी पर्सन का टैक्स कैसे निकल रहा है, कैपिटल गेन कैसे निकाल रहे हैं, अदर सोर्सेज जो भी टैक्स के हैं उन सब की टैक्सेशन कैसे हो रही है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या लॉ है, अकाउंट है, सबको लेके डिटेल में आपका ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप क्या कहते हो, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। दैट मीन्स एचआरएम की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है। दैट मीन्स एचआरएम की बात हो रही है यहाँ पर कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करते हो। तो उसमें देखा जाए न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन कंसेप्ट है यहाँ पर बकायदा। यहाँ फंडामेंटल कंसेप्ट आपके हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, जो वर्ड टेक्नोलॉजी, जो टर्मोलॉजीज यूज होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स में, कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, और इंडक्शन किया जा रहा है, फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, फ्रेंच बेनिफिट क्या होता है, सारे टर्मोलॉजीज हैं। इन सारे टर्मोलॉजीज को समझते हुए आप एक अच्छे एचआर के पोस्ट के लिए, एक अच्छे एचआर के नॉलेज के लिए आप यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। अच्छे एचआर का मैनेजर जो बनता है वो कैसे बन सकता है, उनको ये सारे टर्मोलॉजीज यहाँ पर पता होने चाहिए ताकि इंटरव्यू में जो भी सब्जेक्ट मैं आपको समझा रही हूँ, चाहे अकाउंटिंग हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इनकम टैक्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, ये सारे ही आपके इंटरव्यू के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्दर आप जाओगे किसी भी इंटरव्यू में, आपके मैनेजर के पोस्ट पे, चाहे एचआर का हो, फाइनेंस का हो, ठीक है, उनसे ये सारे सवाल, इन सारे बेसिक सब्जेक्ट से सवाल जरूर आते हैं आपके केस में। ठीक, चलो,
तो ये आपके 4 कौन से सब्जेक्ट थे? मेजर सब्जेक्ट थे। ये कौन से 4 थे? मेजर सब्जेक्ट थे। फिर आता है आपका माइनर सब्जेक्ट, जिसमें आता है इंफॉर्मेशनल सिस्टम एंड ई बिजनेस। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? आपके जनरली यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में आपका ये माइनर सब्जेक्ट है। तो माइनर सब्जेक्ट है, हल्का सा लेवल इन चारों से थोड़ा कम होगा, लेकिन ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर ये भी है, तो पढ़ना तो यहाँ पर भी पड़ेगा। फिर आता है आपका तीसरा सेक्शन, जिसको कहते हैं हम वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज बनाए ही जाते हैं आपके स्किल को एनहांस करने के लिए, आपके स्किल को डेवलप करने के लिए, आपको अदर चीज़ें, आपके सब्जेक्ट के अलावा आपको अदर नई चीज़ें और सिखाने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, आप वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट ले रहे हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लानिंग ले रहे हो, कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ले रहे हो। 3 सब्जेक्ट के ऑप्शन रहते हैं, इन तीनों में से कोई एक लेकर, तो बेसिकली जो अच्छा होता है, जिसमें आप मार्क्स गेन ज़्यादा कर सकते हो, जो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है, आपका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है यहाँ एक्सप्लेन करना है आपको, तो टिक आपको रिटर्न आपको लिखना है। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करो, चाहे वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट लो, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन लो, चाहे इकोनॉमिक्स लो, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लो, तीनों में से कोई भी ऐसा चूज करना है जिसको आप पढ़ सको और लिख सको अच्छे से। ठीक, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट वोकेशनल में। तो टोटल 20 क्रेडिट्स का आपका ये होता है, और ये आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का ये पूरा पार्ट है। ओके, सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट हो गया है, आप एक साल सीनियर हो गए हो अपने, ठीक है, अपने बैच में, एक साल सीनियर हो गया अपने कोर्स में। तो सेकेंड ईयर आप पहुंच चुके हो, इसके लिए वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड थर्ड सेमेस्टर क्लासेस आपकी तुरंत से स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जाके इसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे साथ आप बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर कर सको। ठीक, चल, अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगी एक और चीज, कि थैंक यू सो मच आपके इतने सारे अच्छे अच्छे फीडबैक्स के लिए। सेकेंड सेमेस्टर का ये पूरा आपका फीडबैक है, जितने भी कोर्सेज हमने पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट मेरे साथ आपने पढ़े हैं, उन सभी का यहाँ फीडबैक है कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन मैच किए थे। तो जितने भी कमेंट्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, और बहुत अच्छा लगता है एक मोटिवेशन, अगर मेरे आपको मोटिवेशन मुझसे मिल रहा है कि मैम पढ़ा रही है, मैम डेडिकेटली पढ़ा रही हैं, एफर्ट्स लगा रही हैं, इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो हमें भी आपके ये कमेंट्स जो होते हैं, ये जो फीडबैक्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिससे हमें एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि यस, बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बच्चे खुश हैं, बच्चों का एग्जाम अच्छा जा रहा है, अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बस और क्या चाहिए एज अ टीचर, और हमें क्या चाहिए? बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पेपर अच्छा जा रहा है, बच्चे नॉलेज लेके जा रहे हैं, सीख कर जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आपका जो सिलेबस है वो मैं एक बार आपको दिखा देना चाहती हूँ। सिलेबस दिखाने के बाद फिर सिलेबस में दिखा रही हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार इसको देख लो। चलो, यूनिट सबसे पहला आया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 4 पार्ट में डिवाइड है, आपका चेक में 4 यूनिट में डिवाइड है। मैंने जैसा कहा था अभी आपसे, यूनिट 1 में किसके बारे में? शेयर के बारे में, देखो है ना, शेयर क्या होता है, शेयर फॉरफिट कैसे होता है, डिबेंचर क्या होता है, इसके बारे में है। नेक्स्ट आया क्या ना, शेयर डिबेंचर। फिर कंसेप्ट ऑफ एमलगमेशन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ कंपनी कैसे किया जाता है, तो ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है, ट्रांसफर कंपनी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने आपको नाम बताया था, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। और लास्टली में आपका वाइंडिंग ऑफ कंपनी कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन का कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ्यूचर में भी काम करेगा। ठीक है, फ्यूचर आप एग्जाम देने जाओगे कोई भी, उसमें भी आपको हेल्प करेगा आपका ये सब्जेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिकल मेथड है। स्टैटिस्टिकल मेथड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सबसे, यहाँ भी 4 यूनिट, आपका सारा सब्जेक्ट आपके 4 यूनिट में ही डिवाइडेड है। ये जो आपका टॉपिक है, इसमें सबसे पहले यूनिट में आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है नेचर, स्कोप, सेंसस क्या होता है, सैंपल क्या होता है, मेथड क्या है सैम्पलिंग का, कैसे डेटा कलेक्शन किया जाता है, सबको लेके आपको यूनिट 1 में है। फिर क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन आप देखोगे यूनिट 2 में। ठीक, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैबुलेशन क्या होता है, और फिर मेन इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन, मोड और मीडियन, ये 3 आपके आते हैं। ठीक, मीन, मीडियन, मोड आपका आता है, क्वार्टाइल परसेंटाइल के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर आता है आपका तीसरा यूनिट, जिसमें डिस्पर्जन पढ़ोगे, क्यूनेस पढ़ोगे और कुटोरसिस पढ़ोगे। ये 3 आपके मेन चीज होते हैं, जिसको आपको यहाँ पढ़ना होता है। फिर आप देखते हो डिस्पर्जन में ही आपके सारे आते हैं, जो अंदर लिखे हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्पेसिफिक कोफिशिएंट। ठीक, तो ये 3 ही आपको मेजर पढ़ने होते हैं, इन 3 को ही बाइफरकेट करके बांटा गया है। फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, जिसको कहते हैं कोरिलेशन। ठीक, कोरिलेशन आप यहाँ देखते हो, क्लियर है? ये सारे टॉपिक डिटेल में हम समझेंगे एक एक करके। तो अगर अभी आपको कठिन लग रहा होगा
जो कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जितना सेकंड सेमेस्टर हमने एफर्ट लगाया है उससे और ज़्यादा एफर्ट यहाँ लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो चलो क्लियर है। तो आपका फिर फोर्थ यूनिट आता है, इसमें आप रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन क्या होता है इसको समझोगे, और इसको समझते हुए फिर आप लास्टली आप इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन कहाँ लिखा है भाई, एक्सट्रपोलेशन भी तो था, तो इसी में आता है। इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन दोनों साथ में ही नाम रहता है, इन दो को आप यहाँ पर, ऑल तो पुराने जितने बच्चे हैं हमारे सीनियर आपके बैच के होंगे, उन्होंने आप फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर मुझसे ही पढ़ा है बहुत सारे सब्जेक्ट, तो आप उनसे भी कन्वे कर सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो कि क्या कठिन था, कैसा था सब्जेक्ट, कैसा समझ में आया, जो भी उनके पेपर गया आप उनसे रिव्यू वहाँ पर ले सकते हो। ठीक, चलो क्लियर है। नेक्स्ट आता है टॉपिक जो कि है आपका इनकम टैक्स लॉ को लेकर। तो नेक्स्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट ये सब जान रहे हो, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है। तो 5 हेड में आपके इनकम टैक्स को डिवाइड किया गया है। ठीक, इसको हम डिटेल में समझेंगे, बट मैं आपको समझा दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ, तो ओवरव्यू आपको एक बार मिल जाए। यूनिट 1 में आपको इनकम टैक्स क्या है, टोटल इनकम क्या होता है, जितने भी टर्मोलॉजीज दिए गए हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ वो मैं आपको ना, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, 1961। इस एक्ट में ना बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 4, और उसके अंदर सब सेक्शंस हैं। तो सेक्शंस के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ कि जो भी बच्चे सीए की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, यहीं पर वो इतना पढ़ लें कि सीए की तैयारी जो भी वो कर रहे हैं उसमें भी उनका टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाए। तो यहाँ चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज मैं आपको ये पूरा यूनिट पढ़ाती हूँ, पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ इनकम टैक्स। ठीक, में आपको यूनिट चैप्टर 1 में बहुत सारी चीज़ आती है, प्रिलिमिनरी चीज़ की बात की जाती है, फिर चैप्टर 2 अलग चीज़ की बात की जाती है। ऐसे करके आपने पूरा यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ना है, यूनिट वाइज डिवाइड किया गया, उसी सीक्वेंस में डिवाइड किया गया है चैप्टर वाइज ही, तो ईजी रहता है आपके समझने के लिए भी, मेरे पढ़ाने के लिए भी। ठीक, तो यूनिट 1 में आपका बेसिक चीज़ इनकम टैक्स क्या है, कितने तरीके की स्कोप है इनकम टैक्स के, ये बताए गए हैं। और फिर यूनिट सेकेंड, देखने में तो बहुत छोटा है, देखने में बहुत सबसे छोटा दिखता है इनकम टैक्स का, सबसे लेंदी सब्जेक्ट कोई है तो वो आपका इनकम टैक्स ही है। ठीक, क्योंकि इसमें दिखने में तो है कि हेड ऑफ इनकम क्या क्या है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन है बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 ही पढ़ना है बस। ठीक, बस 5 ही तो है, लेकिन ये 5 पढ़ने में ही आपको पूरा महीना 1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि ये इतने लेंदी हैं ये सारे, इन सब में अलग अलग कॉम्पिटिशन है, इनका अलग अलग इनके रूल्स हैं, डिडक्शन है, सबको समझना पड़ता है। ठीक, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो और डिटेल में समझना पड़ता है। ठीक, चलो फिर आपका यूनिट 3 में डीम्ड इनकम, एग्रीगेट ऑफ इनकम, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है इसके बारे में, और लास्ट यूनिट में कैसे टोटल इनकम अब निकलता है इसको हम समझते हैं। ठीक, तो 4 यूनिट में आपके इस चीज़ को डिवाइड किया गया इनकम टैक्स के। चलो फिर आता है आपका मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, फर्स्ट यूनिट में वही बताया गया है। सेकेंड यूनिट में जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ ताकि एक पता रहे आपको सिलेबस क्या है आपके सब्जेक्ट्स के। फिर यूनिट 3 में आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या है, यूनिट 4 में आपका कंपनसेशन प्लानिंग और ये सब के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, देखो लिखा कैसे गया है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट यहाँ लिखा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में, परफॉर्मेंस अप्रेजल दूसरा टॉपिक यहाँ स्टार्ट है। ठीक, वही टॉपिक लास्ट तक चल रहा है। फिर आया कंपनसेशन प्लानिंग चल रहा है। फिर रेम्यूनरेशन मोटिवेशन कैसे देते हो इसकी बात की गई है। ठीक, तो इसके लिए अलग अलग यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक, फिर यहाँ पर आया है ये वाली बात, रिलेशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये कैसे होता है इसके बारे में पूरा ये है। ठीक, तो ऐसे करके आपके यहाँ देखो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन, प्रमोशन क्या है, डिमोशन क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, 2 अलग टॉपिक है ये। ठीक, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, क्लियर है। तो ऐसे से करके आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया, और इसी जिस तरीके से डिवाइड किया उसी से हम यहाँ पर कवर करते हैं पूरे सब्जेक्ट को। ठीक, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम वोकेशनल सब्जेक्ट है, मैंने कहा था ना कंप्यूटर के बारे में, देख लो लिखा भी है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एलिमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स क्या है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, बेनिफिट क्या मिल रहा है कंप्यूटराइजेशन करने से बिजनेस को। ठीक, फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक, इसके बारे में है। सपोर्ट सिस्टम क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट कैसे हेल्प, मैनेजमेंट में जो है आपका कंप्यूटर है, एप्लीकेशन है, वो कैसे हेल्प करता है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं हम, मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है डेटाबेस को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर आपका ई कॉमर्स के कंसेप्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसी को लेकर आपका ये पूरा टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर, नेक्स्ट आता है ये को करिकुलर वाला। तो को करिकुलर में बहुत सारे ऑप्शन है, ये है वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट का, मैं चारों को दिखा देती हूँ।
देखो वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट ना सिंपली आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात की गई है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपने लास्ट में कभी पढ़ा हो, पहले कभी पढ़ा हो, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब पढ़ना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि एक टॉपिक है ये पढ़ने वाला। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे है, वर्क स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, एम्प्लॉय की काउंसलिंग कैसे हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रख रहे हो। इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है आपका, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है आपका, चाहो तो ले सकते हो ये भी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब इंटरव्यू के लिए आप कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए इंटरव्यू पर। आपको पहले अपना परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, तो खुद के बारे में पहले जानो, कम्युनिकेशन कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, मॉक इंटरव्यूज होनी चाहिए। ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल आपका ये पेपर हो गया। ठीक, कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या है, ठीक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ को लेके आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक, ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब आप एनालाइज कर सकोगे, सिलेबस दिखा दिया है मैंने, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि आपको क्या पसंद आ रहा है। ठीक, ये वापस से रिपीट हुआ है। फिर आता है आपका लास्ट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में ऑल्दो आपने इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ाई है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। पूरी तरीके से यहाँ पर स्टोरीज की बात की गई इन चारों में। ठीक, स्टोरीज की बात की गई यहाँ पर, इकोनॉमिक साइकोलॉजी जो जो दी गई है उन साइकोलॉजीज की बात की गई है। ठीक है, बिहेवियर पर्सपेक्टिव, नीड्स क्या है, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से आए हैं, ये सारी चीज़ों को लेके बिहेवियर फाइनेंस कैसे होता है, कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स की बात की गई है। ठीक, बिहेवियर मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात की गई है। तो थोड़ा सा ये भी एक प्रैक्टिकल इंसाइट, नेशनल सब्जेक्ट जो भी बनाए गए हैं वो आपके प्रैक्टिकल इंसाइट्स को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के लिए, इसमें तीनों सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटिव लगेंगी। पहली भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टाइप की जो आपका है वो भी आपको लगेगा वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरा आपको जो इंटरव्यू प्लानिंग कर रहे हो वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। और तीसरा ये आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये भी बिहेवियर की बात कर रहा है, तो प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहा है यहाँ पर भी। तीनों में से आप अब चूज करना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक, तो ये है आपका पूरा सिलेबस। सिलेबस डिस्कशन यहाँ पर खत्म होता है। चलो, तो सिलेबस डिस्कशन के बाद यस यहाँ पर खत्म है। अब फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर का जब आएगा तो मैं आपको वापस से बता दूंगी। बाकी ये था आपका पूरा सिलेबस। एक बार वापस से ऊपर चली जाती हूँ। या सो ये आपके इतने सब्जेक्ट थे, ये आपने देख लिया। चलो, तो अब पूरा सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पर एंड हो गया। रिजल्ट ऑल्दो आपके फीडबैक देखकर तो मुझे अच्छा ही लगा है, और इसी उम्मीद में कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का सफ़र भी अच्छा जाए, तो उसके लिए आपके लिए लॉन्च कर दिया गया ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है। तो जल्दी से जाके LU BCom थर्ड सेमेस्टर का बैच यहाँ, ताकि अपनी पढ़ाई हम पहले से शुरू कर दें। ठीक, ले रहे पहले से ही बिफोर हैंड हम अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ये क्या होने वाला है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है आपका ये। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तैयारी पहले से शुरू करनी होगी। आपके तीनों एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, आपके पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट डिवाइडेड रहेंगे सभी के बीच में। तो इस तरीके से आपका सारे सिलेबस कवरेज 100% सिलेबस कवरेज भी हो सकेगा। इंटर्नशिप आपको मिलेगी पूरी तरीके से, 27 डाउट सपोर्ट मिलेगा। सो आपका बैच यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। जल्दी से जाके अपने आप को इनरोल कर लो और मिलो मुझसे, जल्दी से मुझसे मिलो अपने थर्ड सेमेस्टर में। जितने जितने सब्जेक्ट्स मेरे साथ पढ़ने होंगे वो मेरे साथ पढ़ना, और अच्छे से पेपर हमें फिर से देना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है ये भी सीखना है। और लास्टली एंड करूंगी ये पूछते हुए ही कि आपका पेपर सेकेंड सेमेस्टर का कैसा गया। एक बार फिर से उसी जोश के साथ बता दो कि कैसा गया आपका पेपर, अच्छा गया तो बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स का मैं वेट करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ऑल्दो आपके जो भी मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें जितने भी आपके कमेंट्स हैं उसको मैं ज़रूर से ज़रूर रीड करती हूँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। ठीक है, उसी को देखते हुए फिर यहाँ पर आपको यहाँ से इंटरेक्ट कर पाती हूँ मैं। तो यही एक हमारा मात्र सोर्स है इंटरेक्शन का। तो यस, योर कमेंट्स, आपके कमेंट्स का मैं एकदम वेट करूंगी तहे दिल से। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में, थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।